हेलो साथियों, तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी एएसयू के लिए जो है आपका जो यूनिट फर्स्ट सेकंड और इसके अलावा जो 9 है, इनके यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो पिछले कुछ एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो ये सभी मैं आपको यहाँ पर जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। बाकी आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इसके बारे में तो वैसे पता होगा, बाकी मैं बताता हूँ एक बार। देखिए, आपका जो 10+ मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें काफी लोगों ने कमेंट किया था, तो यहाँ पर मैंने स्टैटिक्स के भी जो है शॉर्ट नोट्स ऐड करवा दिए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 9 तक, जिसमें मैथ्स के भी जो है मैंने लगभग 50-50 PYQ रखे हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसकी पूरी जो है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो है इसी बैच के साथ बिल्कुल फ्री दी जा रही है, ठीक है। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो एक बार आप देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको नोट्स दी जाएंगे। देखिए, नोट्स मैंने इस प्रकार से बना दी है कि पहले तो पूरा आपको माइंड मैप मिल जाएगा, जैसा आपने देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। माइंड मैप के अलावा पूरी जो शॉर्ट नोट्स है उसके बाद लास्ट में मैंने रिवीजन पॉइंट लगा दिए हैं उस नोट्स में, यानी कि अगर आपको बहुत जल्दी रिवीजन करना है 3 से 4 घंटे में पूरे 9 यूनिट का, तो वो आप जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन नोट्स से रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप सभी लोग जो है यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एलवी क्लासेस, ठीक है। एलवी क्लासेस ऐप पर जो है आपको ये मिल जाएगा। चलिए, बाकी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने कौन से चैप्टर लिए हैं, 1 to 12, ये आपके सिलेबस में लिख गया है 12, बाकी वो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की बात हो रही है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सांख्यिकी केवल एक विज्ञान नहीं, सांख्यिकी जो है ये केवल एक विज्ञान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक विधि है। सांख्यिकी की यह प्रकृति जो है वो किस मुख्य सीमा को दर्शाती है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता था कि सांख्यिकी केवल एक विज्ञान नहीं बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये परिभाषा किसकी है। तो याद रखिएगा, ये जो परिभाषा दी गई है ये क्रॉक्सटन और काउडन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये परिभाषा क्रॉक्सटन और काउडन के द्वारा जो है यहाँ पर दी गई है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि ये जो परिभाषा है ये सांख्यिकी की किस प्रकृति की मुख्य धारा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, ये तो इसकी सीमा है। सांख्यिकी का अध्ययन केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, एक प्रकार से इसकी सीमा हो जाएगी सांख्यिकी की। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, बिल्कुल सही है। सांख्यिकी किसी समस्या का एकमात्र समाधान जो है प्रस्तुत नहीं करती है। तो ये याद रखिएगा, सांख्यिकी जो है यहाँ पर एकमात्र जो है ये साधन प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि ये एक प्रकार का उपकरण है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, देखिए कह रहा है कि सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का सबसे प्रमुख कारण, अविश्वास के कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक तो आंकड़ों का जो है यहाँ पर जानबूझकर दुरुपयोग कर देना, ठीक है। आंकड़ों के बारे में सही जानकारी ना होना, ठीक है, गलत डेटा एकत्र कर लेना, ये सभी यहाँ पर जो है अविश्वास के प्रमुख जो है इसके कारण है। किसकी बात हुई है, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास की, क्योंकि सांख्यिकी जो है ये अपने आप में तो एक विज्ञान माना गया है। सांख्यिकी को क्या माना गया है, सांख्यिकी जो है ये अपने आप में तो एक विज्ञान है, लेकिन यहाँ पर सांख्यिकी को जो है झूठ का पुलिंदा बोला जाता है। यहाँ तक तो डिज़रायली ने जो है इसे क्या बताया है, डिज़रायली ने ये कहा है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है और एक सांख्यिकी। उन्होंने जो है सांख्यिकी को एक झूठ मान लिया है, किसने, डिज़रायली ने, ये याद रखेगा। तो यहाँ पर इसके अविश्वास का जो प्रमुख कारण है वो याद रखिएगा कि आंकड़ों का स्वार्थपूर्ण और जानबूझकर किया गया दुरुपयोग, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं उनका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, ये सांख्यिकी के अविश्वास का प्रमुख कारण है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी जो है इसका अर्थ बताइए। देखिए, 2 अर्थ पूछा जाते हैं, एक बहुवचन के रूप में पूछा जाता है आपसे, और इसके अलावा एक वचन के रूप में भी आपसे यहाँ पर परिभाषा पूछी जाती है। दोनों को सिंपल पॉइंट में याद रखेगा, एक वचन का मतलब यहाँ पर जो है विज्ञान या विधि से होता है। यहाँ पर जो है याद रखेगा, एक वचन में जब बात होगी तो विज्ञान या फिर विधि, साइंस या मेथड की बात होगी, किसकी, साइंस या मेथड की। लेकिन जब बहुवचन की बात होगी तो यहाँ पर किसकी बात होगी, आंकड़ों की बात होगी। आंकड़े बोल सकते हैं आप, समंक बोल सकते हैं, या फिर आप डेटा बोल सकते हैं,
तो बहुवचन के रूप में जो परिभाषा दी जाएगी वो आंकड़ों के रूप में, समंग के रूप में, डेटा के रूप में दी जाएगी। लेकिन जब एक वचन की बात होगी तो वैज्ञानिक विधि के रूप में परिभाषा दी जाएगी। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? बहुवचन की बात हुई है। तो यहाँ पर बहुवचन की बात हुई तो ध्यान दीजिए, व्यवस्थित रूप से एकत्रित किए गए संख्यात्मक आंकड़ों, यहाँ पर किसकी बात होगी? तो यहाँ पर बात होगी संख्यात्मक आंकड़ों की, ठीक है, यानी कि डेटा की बात की जाएगी। इसके बाद देखिए अगला कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सांख्यिकी के दुरुपयोग का एक सटीक उदाहरण है। यहाँ पर जो सांख्यिकी का दुरुपयोग होता है इसका एक सटीक एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला देखिए, अपर्याप्त प्रतिदर्श के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के निष्कर्ष निकालना, यही यहाँ पर सबसे पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास सैंपल ही सही उपलब्ध नहीं है उसके बाद आप संपूर्ण जानकारी कैसे सही निकाल सकते हैं? तो वही बताया गया है, अपर्याप्त प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब सैंपल से है, ठीक है। जब वही पूरा नहीं है तो उसके आधार पर आप संपूर्ण जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यही सही है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि एक अन्वेषक द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? अब इतना ही नहीं, और आगे देखिएगा, और यदि वही आंकड़े कोई अन्य शोधकर्ता उपयोग करे तो क्या बन जाता है? आपको पता है कि जब कोई आंकड़ा आप स्वयं से एकत्रित करते हैं और पहली बार एकत्रित करते हैं, यानी कि ऐसा डेटा जो स्वयं से पहली बार एकत्रित किया जाता है वो आपका प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। लेकिन जब उस डेटा का कोई और व्यक्ति प्रयोग करने लगता है उन्हीं का, तो वो बन जाते हैं आपके द्वितीयक आंकड़े। तो पहली बार एकत्रित किया गया इसका मतलब प्राथमिक हो जाएगा, और जब इनका जो है कोई और यहाँ पर प्रयोग करेगा, जब कोई अन्य शोधकर्ता इनका उपयोग करेगा तो वो क्या बन जाएगा फिर आपका द्वितीयक। यानी कि जब पहली बार उपयोग किया जाएगा तो वो आपका प्राइमरी, और जब उन डेटा को कोई और उनसे कुछ निष्कर्ष निकालेगा तो फिर वो बन जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कई एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है कि अनुसूची और प्रश्नावली इन दोनों में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। अनुसूची जो होती है, ठीक है, अनुसूची जो है ये प्रगणक द्वारा जो है स्वयं भरी जाती है, यानी कि जो एनुमरेटर होता है ये जो जवाब देता होता है उससे सूचना लेता है, उसके बाद स्वयं भरता है। तो अनुसूची के बारे में मैंने क्या बताया, इसे प्रगणक जो एनुमरेटर होता है वो स्वयं फिल करता है, लेकिन जो प्रश्नावली है, जो क्वेश्चनर है, इसको सूचक यानी कि जो जवाब देता है वही यहाँ पर इसको स्वयं फिल करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, अनुसूची डाक द्वारा भेजी जाएगी, बिल्कुल नहीं। अनुसूची सूचकों द्वारा भरी जाएगी, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया, प्रगणक द्वारा भरी जाएगी। अगला देखिए, अनुसूची प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछकर भरी जाती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जबकि प्रश्नावली सूचकों द्वारा स्वयं भरी जाती है, विकल्प नंबर सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि समग्र यानी कि पॉपुलेशन जो है ये बहुत बड़ा हो और उसमें बहुत अधिक विविधता यानी कि अनियमितताएं हो तो आंकड़े एकत्र करने के लिए कौन सी प्रतिचयन विधि उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर समग्र यानी कि जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा है और उनमें अनियमितताएं हैं, विविधताएं हैं, तो यहाँ पर विविधता का मतलब यहाँ पर समानता नहीं है उनमें, तो इसके लिए यहाँ पर याद रखेगा स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है। बाकी सरल यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि सिंपल रैंडम मेथड का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, जब यहाँ पर इसके माध्यम से अगर कोई डेटा चुना जाता है तो वहां पर समग्र में जो है यानी कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें सभी यानी कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की यहाँ पर प्रायिकता जो होती है वो समान होती है। इसके बाद आइए, अगला कह रहा है यहाँ पर स्टर्जेस के नियम के अनुसार यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या, यहाँ पर आपको प्रयोग की कुल संख्या दे दी गई है, तो आवर्ती वितरण के लिए वर्गों की अनुमानित संख्या कितनी होगी? अब इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए फॉर्मूले आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटे आएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल होंगे बस, यानी कि अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से यहाँ पर कन्वर्ट करना आता है, फॉर्मूले याद है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैंने फॉर्मूला शीट्स भी जो है आपकी जो 10% दी गई है उसमें ऐड करवा दी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, इसको अगर सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला होता है आपका आर बराबर, किसकी बात हुई यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टर्जेस के नियम की बात हुई है, तो आर बराबर 1 + 3.322 log base 10n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसका आप यूज करें तो 1 + 3.322 log
बेस 10, n का मान आपको दिया गया कितना है 100। वैसे तो इसका मान आपको यहाँ पर दे दिया गया है क्वेश्चन में, बाकी मैंने आपको बताया है कि अगर बेस 10 कहीं पर भी दिया हो तो आप देखिए एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो है तो उसका मान 2 आ जाएगा, लेकिन आगे 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 100 है, ठीक है। 3 जीरो होते तो इसका मान 3 आ जाता, 4 जीरो होते तो 4 आ जाता, तो 2 जीरो है तो इसका मान आपको 2 यूज कर लेना है। तो ध्यान दीजिए कुल मिला के आ गया 1 प्लस 3.322 और इनटू में हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब इसको आप 1 प्लस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 446, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे अगर आप तो ध्यान दीजिए ये एक जुड़ जाएगा तो 644। अब देखिए ये जो मान आया है आपका कितना आया है 7.644, इसको आप लगभग 8 लिख सकते हैं क्योंकि 0.6 दिया गया है, ठीक है, तो लगभग 8 ये, ठीक। तो ये याद रखिएगा, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में नहीं आएगी। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आवर्त वितरण में यदि किसी वर्ग की निम्न सीमा 20 और उच्च सीमा जो है ये 29 है तथा अगला वर्ग जो है वो 30 से 39 है, मतलब आपको यहाँ पर सीमा दी गई है 20 से 29 और अगली जो सीमा दी गई है वो दी गई है 30 से 39, ठीक। तो कह रहा है कि इस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने से पहले कि वास्तविक सीमाएं क्या होंगी। तो यहां पर जो है अगर इसको समावेशी को अपवर्जी में बदलना है तो समावेशी को अपवर्जी में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी लोअर लिमिट होती है ये आपकी होती है लोअर लिमिट और ये आपकी होती है हायर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट होती है उसमें से हमेशा 1/2 करते हैं और जो आपकी हायर लिमिट होती है उसमें हमेशा 1/2 ऐड करते हैं। तो ये याद रखिएगा, लोअर वाले में अगर आप इसमें से कितना 1/2 माइनस कर दें, ठीक, तो 1/2 अगर घटा देंगे तो 20 से आधा चला गया तो कितना बचेगा 19.5, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी लोअर लिमिट की। इसी तरह से हायर वाले में आपको आधा जोड़ना है तो जब आधा जोड़ देंगे इसमें तो ये कितना बन जाएगा आपका 29.5। तो अब देख लीजिए अब कहां पर लिमिट दी गई है, यहाँ पर देखिए 19.5 ही आपको विकल्प नंबर बी में दिया गया, 19.5 लोअर हो जाएगी और हायर लिमिट हो जाएगी 29.5, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जो है यानी कि समावेशी को अपवर्जी में बदलने के लिए जो है इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आदर्श सांख्यिकी सारणी जो है आपकी, इसमें पंक्तियों के शीर्षक को क्या कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया है, जो भी आपकी टेबल होती है, जैसे कि मान लीजिए ये एक टेबल है, ये सभी कॉलम होते हैं, क्या होते हैं कॉलम, और ये जो बनाते हैं आप ये आपकी रो होती हैं, यानी कि इनको बोलते हैं आप कॉलम, ये जो इस तरफ दिए गए हैं और इस तरफ जो दिए जाते हैं इनको बोलते हैं रो, ठीक है। तो जो कॉलम में आप अगर टाइटल कुछ लिखते हैं तो कॉलम में जो टाइटल लिखा जाता है उसको बोलते हैं कैप्शन, याद रखिएगा। कॉलम में जो यहाँ पर टाइटल लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर इसको लिखा जाता है कैप्शन, ठीक, ये याद रखिएगा। और अगर आप पंक्ति में कोई शीर्षक लिखते हैं यहाँ पर तो इसको लिखा जाता है स्टब, क्या बोलते हैं स्टब। तो याद रखिएगा, जो रो होती हैं रो के टाइटल को स्टब बोलते हैं और कॉलम के टाइटल को कैप्शन बोला जाता है। बाकी का एरिया जो होता है ये आपका बॉडी होता है, टेबल की बॉडी। इसी के नीचे आपको फुट नोट होता है टेबल के, ठीक है। इसी के नीचे आपका सोर्स भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर जो है पंक्तियों के शीर्षक यानी कि रो के शीर्षक की बात हुई है, तो इसको बोलेंगे स्टब। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि 2020, 2021, 2022, तो इसे कौन सा वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, पहला कौन सा आपका भौगोलिक। भौगोलिक जो होता है ये आपका एक प्रकार से स्थान, क्षेत्र या फिर राज्य के अनुसार किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है स्थान, क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात हो रही है, भौगोलिक दृश्य की बात होगी तो यहाँ पर भौगोलिक वर्गीकरण होता है। दूसरा गुणों के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर, गुणों के आधार पर, जैसे कि ईमानदारी हो गया, इसके अलावा स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। इस तरह की चीजें जो होंगी वो आपके किस में आएंगी, गुणात्मक। परिणाम में मात्रा का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कालानुक्रमिक, इसमें बात होती है समय की, ठीक है। 2020, 30 जो दिया गया है तो समय की बात किसमें होगी, यहाँ पर जो है आपके
कालानुक्रमिक, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि किसी प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि सैंपल सर्वे में प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाने पर प्रतिचयन त्रुटि और साथ में गैर प्रतिचयन त्रुटि जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपसे सैंपलिंग एरर और इसके अलावा नॉन सैंपलिंग एरर की बात हुई है, किसको लेकर, यहाँ पर साइज को लेकर। तो मैंने आप सभी को बताया है कि जो सैंपल एरर होती है ये आपके सैंपल के साइज पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, सैंपल के साइज पर। तो जब सैंपल का साइज आप बढ़ा देते हैं, इसको जब बढ़ाएंगे तो जो सैंपल एरर होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि जब आप यहाँ पर प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर प्रतिचयन त्रुटि कम होती है, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा जो गैर प्रतिचयन त्रुटि होती है, जो नॉन सैंपलिंग एरर होती है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप चेक करिए, देखिए यह दिया गया आपका प्रतिचयन त्रुटि जो है वो कम होती है, जबकि गैर प्रतिचयन त्रुटि जो होती है वो बढ़ सकती है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि एक आवर्त वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे पद के मान, ये आपको सीमा दी गई है एक टेबल की। ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट मान लीजिए। तो यदि वर्ग अंतराल की चौड़ाई, ये आपको वर्ग अंतराल की चौड़ाई दी गई है, तो वर्गों की न्यूनतम संख्या, यहाँ पर जो है आपसे वर्गों की न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, इसके लिए यहाँ पर जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू, और बटे में हो जाएगा हाइट। ये याद रखिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू और बटे में हो जाएगा हाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 120, 120 माइनस 40, और बटे में चौड़ाई कितनी है, 10 दी गई है। अब इसको आप ध्यान दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 120 से 40 घटा देंगे, 80 आ जाएगा, और 80 को 10 से भाग कर देंगे तो 8 मिल जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू और बटे में हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ का गठन किन दो संस्थाओं के विलय से किया गया है। तो इसका गठन जो हुआ है वो आपका सीएसओ और साथ ही साथ आपका एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और इसके अलावा यहाँ पर जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात हो रही है। तो इन दोनों की संस्थाओं से गठन हुआ, और कब हुआ है, तो याद रखिएगा मई 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर सीएसओ और एनएसएसओ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कब हुआ है, मई 2019 में। डेट एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन शायद 23 मई है। ठीक है, ये याद रखिएगा 23 मई को हुआ है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय मुख्य रूप से राज्य सरकार के जो है वो किस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। देखिए, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की बात हुई है, तो याद रखिएगा ये राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आएगा, ये नियोजन प्रभाग के अंतर्गत आएगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है आपका अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय जो है ये आता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य आय का अनुमान लगाने के लिए आधार वर्ष में अंतिम संशोधन कब किया गया। देखिए, यहाँ पर बात हुई है आधार वर्ष की। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, एक मैंने आपको कराया था यहाँ पर मॉक टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन मिला था, लेकिन वहां पर जब क्वेश्चन मिला था उसमें कहीं पर भी क्वेश्चन में ये शायद वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर एक और याद रखना है, 2022-23, ठीक है, इसके पहले वाले में भी ये विकल्प नहीं था, तो मैंने वहां पर आपको 2011-12 बता दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है आपका वो आधार वर्ष कौन चल रहा है, 2022-23। ये कब किया गया है संशोधन, तो ये आपका फरवरी, यहाँ पर जो है 2026, ये याद रखिएगा। इसमें जो संशोधन हुआ है, यानी कि पहले आधार वर्ष जो होता था वो 2011-12 था, अब आधार वर्ष जो है वो 2022-23 हो गया है, फरवरी 2026 से। ठीक है, इसके पहले फुल मॉक टेस्ट में विकल्प में अगर नहीं है तब तो वैसे भी आपको 2011-12 टिक करना है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर है उनमें लास्ट में लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, तो फिर वहां पर इनमें से कोई नहीं अब टिक करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के
संकलन और प्रकाशन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इनके जो प्रकाशन की जिम्मेदारी है, जो संस्था होती है मोस्पी, किसकी बात हो रही है? मोस्पी की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग इम्प्लीमेंट, ठीक है, या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, ये याद रखेगा इसके फुल फॉर्म। इसके अंतर्गत आने वाली जो संस्था है एनएसओ, इसके द्वारा जो है यहाँ पर इन दोनों का संकलन और प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया आपका एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यालय, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर, ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, जिला स्तर पर सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी प्रभाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो जिला स्तर पर बात हुई है, तो जहां जिला दिख जाए आपको, जिला अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी अधिकारी होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिला अधिकारी मत कर दीजिएगा, सांख्यिकी की बात हो रही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी अमूर्त नहीं, यह हमेशा किसी विशेष संदर्भ से जुड़ी होती है। ये कथन जो है वो सांख्यिकी की किस विशेषता को उजागर करता है? सांख्यिकी जो है ये एक अमूर्त नहीं बल्कि ये हमेशा जो है किसी न किसी विशेष संदर्भ से जुड़ी होती है, किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ी होती है। कुल मिला के यहाँ पर जब भी आप कोई आंकड़ा एकत्र करते हैं, मान लीजिए आपको किसी चीज की जानकारी लेनी है, तो उस जानकारी को लेने से पहले आपको कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा कि मैं अगर ये जानकारी लूंगा तो इससे मुझे क्या कार्य करना है, तभी आप जानकारी लेने जाएंगे। तो कुछ ना कुछ पहले से पूर्व यहाँ पर जो है क्या होंगे, उद्देश्य होंगे। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया आंकड़े जो होते हैं ये पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं, क्योंकि पहले से जो निर्धारित उद्देश्य है उसी के लिए यहाँ पर आप डेटा एकत्र करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी में टेलीमार्क्स, किसकी बात हुई है, टेलीमार्क्स का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में किया जाता है? टेलीमार्क्स का प्रयोग जो है याद रखिएगा हम लोग किसमें करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, यानी कि आवृत्ति वितरण में जो है टेलीमार्क्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आवृत्ति वितरण हाँ दिया गया, विकल्प नंबर बी में दिया गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें जो है आपका टेलीमार्क्स का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा टेलीमार्क्स का प्रयोग कहां पर किया जाता है, आवृत्ति वितरण तैयार करने में किया जाता है। अगला कह रहा है कि यदि एक शोधकर्ता भारत की जनगणना 2011 की रिपोर्ट का उपयोग करके उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो विश्लेषण करता है, तो उसके लिए डेटा क्या है? देखिए 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है उसके आधार पर वो जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि जो डेटा पहले से उपलब्ध होता है जब आप उसका उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए द्वितीयक डेटा बन जाता है, यानी कि सेकेंडरी डेटा कहलाता है। कौन सा कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी की बात हो रही है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत एनएसओ के प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? तो याद रखिएगा एनएसओ के जो प्रमुख होते हैं वो मुख्य सांख्यिकीविद होते हैं, जो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद होते हैं वही यहाँ पर जो है एनएसओ के प्रमुख कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, जिसे CSI शार्ट में बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक सारणी टेबल में स्रोत जो है वो कहाँ लिखी जाती है, सोर्स कहाँ लिखी जाती है? अभी मैंने आपको बताया था जो टेबल होती है इसी टेबल के नीचे सबसे लास्ट में आपका सोर्स होता है, फुटनोट्स यूज होता है। तो यहाँ पर टेबल के बॉटम में जो है आपका सोर्स और फुटनोट जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया, सारणी के बिल्कुल नीचे यानी कि बॉटम ऑफ द टेबल आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी बात हुई है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को मनाया जाता है। एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 29 जून। फिर कह रहा है कि किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? याद रखिएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, यानी कि PC महालनोबिस, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है भारतीय सांख्यिकी यहाँ पर क्या मनाया जाता है आपका? तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर यानी कि 29 जून को। इसके अलावा इनको जो है भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं। भारतीय, जब भी भारतीय सांख्यिकी अलग अलग पूछे जाते हैं, केवल आपसे सांख्यिकी का जनक पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? भारतीय सांख्यिकी जनक,
ठीक, तो ये याद रखिएगा, मैंने क्या बता दिया, पीसी महालनोबिस को जो है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे सांख्यिकी के जन्म की बात हो, केवल सांख्यिकी के जनक, तो जब यहाँ पर सांख्यिकी के जनक की बात होगी तो याद रखिएगा गॉटफ्राइड एकेनवाल को माना जाता है। किसको माना जाता है, मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर आपसे स्टैटिक्स के जनक की बात होगी, स्टैटिक्स के फादर की बात होगी, तो यहाँ पर जो है गॉटफ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है। अगर आपसे आधुनिक सांख्यिकी के जनक की बात की जाए तो आधुनिक सांख्यिकी के जनक जो है वो R.A. फिशर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, R.A. फिशर, यानी कि रोनाल्ड फिशर को जो है यहाँ पर इसका जनक कहा जाता है, आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और भारतीय सांख्यिकी के जनक जो है वो पीसी महालनोबिस को जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो विशेष पॉइंट हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पर क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, क्योंकि एएसओ का एग्जाम है तो आपका टफ भी आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रहेंगे, कुछ सिंपल भी एक आधे क्वेश्चन मिल जाते हैं, अक्सर कभी कभी कुछ ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पेपर आपका टफ आएगा, उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन लगभग सभी लेवल के ले रहा हूँ। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि अभी मेरी जल्द ही जो है गाल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, इसकी वजह से ज्यादा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। बाकी अभी 10 से 15 दिन में जो है आपकी क्लासेस जो है वो बड़ी भी होने लगेंगी, 1 से 2 घंटे की क्लासेस होने लगेंगी। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने बता दिया कि अगली क्लास जो होगी वो न्यूमेरिकल की होगी, जिसमें आपके सूचकांक दर वाला चैप्टर, इसके अलावा जो तीसरा चैप्टर है आपका सेंट्रल, यहाँ पर जो है सेंट्रल टेंडेंसी, उसका इन दोनों के न्यूमेरिकल्स में जो है इंपॉर्टेंट वो कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग जो अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये आपको बच गया है, उत्तर प्रदेश अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय का एक महत्वपूर्ण वार्षिक प्रकाशन जो राज्य के विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों का सारांश प्रस्तुत करता है, वो कौन होता है। तो जो सारांश प्रस्तुत करता है उसे सांख्यिकी डायरी कहते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल डायरी होती है, ये याद रखिएगा, सांख्यिकी डायरी या फिर पत्रिका बोलते हैं। ठीक है, इसकी बात हुई थी, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय का एक महत्वपूर्ण वार्षिक प्रकाशन जो है ये कौन करता है, सामाजिक आर्थिक संकेतकों का सारांश जो प्रस्तुत करता है वो आपकी सांख्यिकी डायरी यानी कि स्टैटिस्टिकल पत्रिका की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी आज जो है आपकी तीनों क्लासेस की पीडीएफ जो है इस गवर्नमेंट एग्जाम वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इसमें फ्री में जो है आपकी ऐड हो जाएंगे सारी पीडीएफ। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ आपको यूपीजी के, कंप्यूटर, इसके अलावा स्टैटिक शॉर्ट नोट्स, यानी कि सभी के शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। इन नोट्स का मतलब केवल इतना है कि इनसे आप अपना संपूर्ण सिलेबस जो है कितने कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पहले से पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको पूरा रिवीजन करने में बस 3 से 4 घंटे में पूरा रिवीजन आप पेपर से पहले बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। इस हिसाब से इनको तैयार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपने एलवी क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है, यहीं पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास में यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लासेज आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहे डेली। धन्यवाद।